कल्पना कीजिए दो बहुत ही अलग-अलग नियमों वाली प्रणालियों का आपस में सीधा टकराव हो जाए। मतलब मान लीजिए एक ऐसा देश है जहां सड़क पर बाईं ओर गाड़ी चलाने का एकदम सख्त नियम है। हाँ। और उसी के ठीक बगल में एक दूसरा देश है जहां लोग हमेशा दाईं ओर गाड़ी चलाते हैं। बिल्कुल। अब सोचिए कि इन दोनों देशों की सीमा पर एक ऐसा विशाल चौराहा आ जाए जहां दोनों देशों की सड़कें आपस में मिलती हों। हाँ, तो उस चौराहे के बीचों बीच पहुंचकर आखिर क्या होगा? वहां कौन सा नियम लागू होगा? यही तो सवाल है। बाईं ओर का या दाईं ओर का? अगर दोनों अपने अपने नियम पर अड़े रहे तो टकराव तो निश्चित है। हाँ, एकदम निश्चित है। या फिर इसे जीवन के और भी बुनियादी स्तर पर सोचें। जब दो बिल्कुल अलग दुनिया के नियम, मतलब दो अलग अधिकार क्षेत्र आपस में टकराते हैं, तो जीत अंततः किसकी होती है? आज की इस खास डीप डाइव चर्चा में हम इसी टकराव की तह तक जाएंगे। और हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो कोई आधुनिक संविधान या अंतर्राष्ट्रीय कानून की किताब नहीं है। हाँ, ये बताना बहुत जरूरी है। असल में आज हम प्राचीन मीमांसा दर्शन के एक बेहद जटिल सूत्र व्यतिक्रमे यथाश्रुतिचित और उस पर शबर भाष्य, तंत्रवार्तिक, न्याय सुधा और भाष्य प्रकाश जैसी गहन टिप्पणियों का विश्लेषण करने वाले हैं। सुनने में ये बहुत पुराना लग सकता है, लेकिन ये चर्चा केवल ऐतिहासिक ग्रंथों तक सीमित नहीं रहने वाली है। बिल्कुल नहीं। अक्सर जब प्राचीन सूत्रों का जिक्र आता है तो लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ पूजा पाठ के नियम होंगे। हाँ, एक आम धारणा तो यही है। लेकिन इन स्रोतों को गहराई से खंगालने पर पता चलता है कि मीमांसा दर्शन मूल रूप से ओह वाक्यों के अर्थ निकालने और नियमों के टकराव को सुलझाने का विज्ञान है। मतलब एक तरह से कानूनी और तार्किक व्याख्या का प्राचीन मास्टर क्लास। एकदम सही। ये वो ढांचा है जो ये तय करता था कि जब दो नियम एक साथ लागू होने का दावा करें तो न्याय की कसौटी पर किसे और क्यों चुना जाए। ये टकराव वाला पहलू ही तो इस पूरे विषय को इतना रहस्यमयी बनाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस गुत्थी की परतें खोलते हैं। जी बिल्कुल। सबसे पहले मैं सोच रही थी कि उन बुनियादी शब्दों को डिकोड कर लें। इन ग्रंथों में बार बार त्रयी विद्या और व्यतिक्रम जैसे शब्दों का जिक्र आया है। ये बहुत जरूरी है। इन शब्दों पर ही पूरी नींव टिकी है। तो जो लोग इस दर्शन से बहुत परिचित नहीं हैं, उनके लिए ये समझना जरूरी है कि आखिर ये त्रयी विद्या क्या है और ये व्यतिक्रम किस तरह के संकट को जन्म देता है। देखिए, इस संकट की जड़ तक पहुंचने के लिए भाष्य प्रकाश की टिप्पणी सबसे बेहतरीन मार्गदर्शक है। भाष्य प्रकाश समझाता है कि त्रयोविद शब्द का अर्थ है तीनों वेदों के रहस्य को गहराई से जानने वाला। अच्छा, तो यहाँ त्रयी का अर्थ ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद से है। हाँ, प्राचीन काल में वो ज्ञान और अनुष्ठान की इन तीन मुख्य शाखाओं को एक सामूहिक पहचान दी गई थी। त्रयी मतलब ये सिर्फ 3 किताबें नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये तीन बिल्कुल अलग तरह की कार्यप्रणालियां हैं। अब आते हैं उस दूसरे शब्द पर जिसने उस चौराहे वाले टकराव जैसी स्थिति पैदा की। वो शब्द है व्यतिक्रम। अगर मैं शब्दों की बनावट पर जाऊं तो व्यतिक्रम का मतलब किसी तय सीमा को लांघना लगता है। हाँ, या किसी दूसरे के अधिकार क्षेत्र में अनधिकृत रूप से प्रवेश करना। तो क्या इसका अर्थ यही है कि कोई एक नियम अपनी सीमा पार कर रहा है? अर्थ बिल्कुल यही है। मीमांसा की तकनीकी भाषा में व्यतिक्रम का अर्थ है एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र में प्रवेश कर जाना, मतलब क्रॉसओवर। इसे थोड़ा और आसान करके समझाएंगे। इसे एक व्यावहारिक परिदृश्य से समझते हैं। मान लीजिए कि कोई अनुष्ठान चल रहा है जिसका पूरा संचालन यजुर्वेद के नियमों के तहत हो रहा है। ठीक है। यजुर्वेद मुख्य रूप से प्रक्रियाओं और कर्मकांड के अनुक्रम का वेद है। अब उस प्रक्रिया के बीच में एक ऐसा क्षण आता है जहां ऋग्वेद के एक मंत्र का उच्चारण अनिवार्य हो जाता है। अरे, मतलब मूल रूप से ऋग्वेद के घर का एक मंत्र अब यजुर्वेद के आंगन में खड़ा है। एकदम सही। या इसका ठीक उल्टा हो जाए, एक जगह की स्थापित चीज दूसरी जगह की स्थापित व्यवस्था के बीच आ गई। यही स्थिति व्यतिक्रम कहलाती है। यह तो कुछ ऐसी ही स्थिति है जैसे कोई छात्र किसी ऐसे स्कूल में पढ़ता हो जहां कड़ा अनुशासन है। मतलब हर दिन एकदम कड़क इस्त्री की हुई यूनिफॉर्म, टाई और बेल्ट पहनना अनिवार्य है। हाँ, एक बहुत ही दिलचस्प एनालॉजी है ये। और किसी कारण से वो अपना ट्रांसफर एक ऐसे आर्ट स्कूल में करवा लें जहां कोई यूनिफॉर्म नहीं है, सारे बच्चे अपनी मर्जी के कैजुअल कपड़े पहनते हैं और माहौल बहुत अनौपचारिक है। हाँ, बिल्कुल अलग माहौल। अब जब वो छात्र उस नए स्कूल के कैंपस में अपना पहला कदम रखता है तो वो किस नियम से बंधा है?
क्या वो अपने पुराने स्कूल की तरह टाई और बेल्ट पहन कर आएगा? क्योंकि उसकी मूल पहचान उसी कड़े अनुशासन से बनी है। बिल्कुल। या फिर वो नए स्कूल के माहौल के हिसाब से ढल जाएगा? ये तो सीधे सीधे पहचान और वर्तमान स्थान के बीच का एक मनोवैज्ञानिक टकराव हो गया। देखिए, प्राचीन विद्वान इसी अधिकार क्षेत्र की जटिलता को सुलझा रहे थे। जब वह छात्र, जिसे हम यहाँ ऋग्वेद का मंत्र मान सकते हैं, अपने मूल स्थान से निकलकर नए स्थान में आता है तो संकट पैदा हो जाता है। मतलब ये तय करना मुश्किल हो जाता है कि किस वेद की सत्ता सर्वोपरि होगी, उद्गम की या गंतव्य की। जी, लेकिन वेदों के मामले में ये कोई कपड़ों या यूनिफॉर्म का विवाद नहीं है। हाँ, यहाँ मुझे एक बात खटक रही है। छात्र के मामले में तो हमने देखा कि विवाद कैजुअल और यूनिफॉर्म का है, लेकिन जब हम वेदों के मंत्रों की बात कर रहे हैं तो वो कौन सा नियम है जो टूट रहा है? आखिर वो कौन सी यूनिफॉर्म है जिसे लेकर ऋग्वेद और यजुर्वेद के बीच ये वैचारिक युद्ध छिड़ा हुआ है? इस पूरे विवाद के केंद्र में स्वर है, मतलब उच्चारण की ध्वनि और तरीका। इसे समझने के लिए न्याय सुधा ग्रंथ के विश्लेषण पर गौर करना होगा। न्याय सुधा क्या कहता है इस बारे में? न्याय सुधा इस पूरी समस्या की बहुत सूक्ष्म शल्य चिकित्सा करता है। नियम यह है कि ऋग्वेद के मंत्रों का अपना एक अंतर्निहित धर्म या स्वभाव है। अच्छा। इसे उच्चैस्त कहा जाता है। उच्चैस्त का मतलब है मंत्र को पूरी ऊर्जा के साथ ऊंचे स्वर में गूंजते हुए पढ़ना, जैसे दूर तक अपनी पुकार पहुंचाना हो। बिल्कुल। इसके एकदम विपरीत यजुर्वेद का अपना एक अलग और बहुत ही स्पष्ट धर्म है, जिसे उपांशुत्व कहा जाता है। उपांशुत्व, इसका क्या मतलब है? उपांशुत्व का अर्थ है अत्यधिक धीमे स्वर में लगभग फुसफुसाते हुए उच्चारण करना, इस तरह कि केवल होठ हिलें और पास बैठा व्यक्ति भी स्पष्ट रूप से सुन ना सके। बाप रे, ये तो दिन और रात जैसा अंतर हो गया। हाँ, एकदम विपरीत छोर। एक तरफ पूरी ताकत से गूंजती हुई ध्वनि है और दूसरी तरफ एकदम शांत फुसफुसाहट। अब मैं उस व्यतिक्रम वाली स्थिति की कल्पना कर सकती हूँ। सोचिए, क्या होगा जब वे टकराएंगे? ऋग्वेद का मंत्र, जिसका जन्म ही ऊंचे स्वर में गूंजने के लिए हुआ है, वो यजुर्वेद के उस मौन और शांत अनुष्ठान के बीच आ गिरा है। अब उसे ऊंचे स्वर में पढ़ा जाए या धीमे स्वर में, यही तो मुख्य संकट है। अगर मैं यहाँ सामान्य सांसारिक तर्क लगाऊं तो एक पुरानी कहावत है ना, जैसा देश वैसा भेष। व्हेन इन रोम वाली बात चाहिए। सुनने में ये बहुत तार्किक लगता है। जब आप किसी नए शहर में जाते हैं तो वहां के ट्रैफिक नियम मानते हैं, अपने पुराने शहर के नहीं। इसमें इतना भारी विवाद क्यों हो रहा है? आपका ये तर्क बहुत व्यावहारिक लगता है और पहली नजर में कोई भी यही सोचेगा, लेकिन मीमांसा दर्शन इतनी आसानी से सतही समाधान स्वीकार नहीं करता। अच्छा, तो न्याय सुधा का क्या कहना है? न्याय सुधा के अनुसार मंत्र का धर्म कोई बारी कपड़ा नहीं है जिसे आसानी से बदला जा सके। ये उसकी आत्मा है। ओ, मतलब आप उसे बदल नहीं सकते? नहीं। अगर हम उस मंत्र को केवल यजुर्वेद के अनुष्ठान का हिस्सा मानकर धीमे स्वर में पढ़ देते हैं तो हम उस मंत्र की मूल पहचान की पूरी तरह से हत्या कर देते हैं। अरे, ये तो बहुत गहरी बात है। न्याय सुधा में इस संकट को दर्शाने के लिए एक बहुत ही सटीक तकनीकी शब्द इस्तेमाल किया गया है। पाक्षिकान्यथा त्वाप्ते है। अपाक्षिकान्यथा त्वापत्य है। रोको, ये इतना भारी शब्द है, इसका असल मतलब क्या है? मैं समझाता हूँ। क्या ऐसा है कि ये कोई तार्किक चक्रव्यूह है जहां अगर हम एक नियम का पालन करते हैं तो मजबूरन हमें दूसरा नियम तोड़ना पड़ता है? क्या ये उसी विरोधाभास का नाम है? आप बिल्कुल सही दिशा में जा रही हैं। इसका सीधा सा अर्थ है एक ऐसा विरोधाभास उत्पन्न होना जहां एक पक्ष का बचाव अनिवार्य रूप से दूसरे पक्ष के विनाश का कारण बन जाए। ओह, दोनों तरफ से हार। हाँ, यदि आप नए स्थान के नियम का सम्मान करते हुए फुसफुसाकर मंत्र पढ़ते हैं तो आप उसकी मूल श्रुति का उल्लंघन कर रहे हैं। और यदि मैं उद्गम का सम्मान करते हुए जोर से पढ़ती हूँ तो नए स्थान के नियम को भंग कर रही हूँ। बिल्कुल, दोनों ही रास्तों पर नियम टूट रहा है। ये दर्शन शास्त्र का वो शाश्वत द्वंद्व है जिसे उत्पत्ति बनाम वर्तमान स्थान कहा जा सकता है। क्या किसी भी सत्ता की पहचान उसके उद्गम से तय होती है, जहां से उसका जन्म हुआ, या फिर उस जगह से जहां वो वर्तमान में काम कर रही है? यही वो बड़ा सवाल है। ये तो सच में एक ऐसा जाल है जिसमें कोई भी आसानी से फंस सकता है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या उन प्राचीन विचारकों ने इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने का कोई रास्ता खोजा? ये इतना आसान नहीं था। या फिर वे बस इन्हीं परिभाषाओं की भूल भुलैया में उलझ कर रह गए? इस गतिरोध को कैसे तोड़ा गया? इस गतिरोध को तोड़ने के लिए उन्होंने कोई जल्दबाजी में लिया गया फैसला नहीं सुनाया। इसके बजाय वे एक कदम पीछे हटे।
पीछे हटे मतलब क्या किया उन्होंने? उन्होंने उन शब्दों की ही चीरफाड़ शुरू कर दी जिनसे ये समस्या पैदा हुई थी। भाष्य प्रकाश यहाँ एक बार फिर प्रासंगिक हो जाता है। भाष्य प्रकाश ने क्या कहा? भाष्य प्रकाश ये सवाल उठाता है कि हम ऋक शब्द का अर्थ वास्तव में क्या मान रहे हैं। मतलब ऋक का अर्थ ऋग्वेद के अलावा भी कुछ और हो सकता है? यही वो सूक्ष्म बिंदु है जहां पूरी बहस का दायरा बदल जाता है। मीमांसक सवाल उठाते हैं कि क्या ऋक का अर्थ केवल एक मंत्र जाति विशेष है? मंत्र जाति विशेष मतलब क्या ये सिर्फ एक खास तरह की कविता या छंद का नाम है? बिल्कुल। अगर ऋक का मतलब सिर्फ एक छंद है तो समस्या काफी छोटी हो जाती है। हाँ, तब तो विवाद सिर्फ एक कविता गाने के तरीके का रह जाएगा। लेकिन अगर ऐसा है तो त्रयोविद्य मतलब तीनों वेदों के ज्ञाता का अर्थ ये नहीं हो पाएगा कि उसे संपूर्ण वेदों का ज्ञान है। उसका मतलब सिर्फ ये रह जाएगा कि उसे 3 तरह के छंदों का ज्ञान है। अरे ये तो ज्ञान का दायरा ही बहुत छोटा कर देगा। हाँ, और प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा इस संकुचित अर्थ को स्वीकार नहीं करती है। इसलिए यह मजबूती से स्थापित किया गया कि ऋक और यजुः आदि शब्दों का अर्थ संपूर्ण वेद के रूप में ही लिया जाना चाहिए। तो इसका मतलब है कि उन्होंने पहले परिभाषाओं की जमीन को पक्का किया ताकि समस्या का दायरा बिल्कुल स्पष्ट हो सके। एकदम सही। समस्या को छोटा करके देखने का आसान रास्ता उन्होंने नकार दिया। पर अब जब ये तय हो गया कि विवाद संपूर्ण ऋग्वेद बनाम संपूर्ण यजुर्वेद के नियमों का है, तो समाधान क्या निकला? यहीं पर शबर भाष्य और तंत्र वार्तिक इस पूरी चर्चा का सबसे चौंकाने वाला मोड़ सामने लाता है। अच्छा, क्या मोड़ है वो? जब ये सारी बहस अपने चरम पर होती है तो तंत्र वार्तिक सिर्फ एक छोटे से वाक्य से पूरी तस्वीर पलट देता है। वो कहता है, अनुभाषणे मतत। अनुभाषण? अगर मैं इस सूत्र को फिर से ध्यान से देखूं तो इसके अंत में इति चत लगा है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इति चत का मतलब होता है यदि ऐसा हो तो, या अगर ऐसी शंका हो तो। रुकिए, क्या इसका मतलब यह है कि ये सूत्र कोई फैसला ही नहीं? जी, ये तो किसी शर्त या प्रश्न जैसा लग रहा है। क्या ये किसी और के तर्क को दोहराने की प्रक्रिया है? ये मीमांसा की बौद्धिक ईमानदारी की पराकाष्ठा है। ये सूत्र कोई अंतिम समाधान है ही नहीं। अरे वाह! ये वास्तव में पूर्व पक्ष यानी विरोधी पक्ष की शंका की स्थापना है और यही अनुभाषण का वास्तविक अर्थ है। मतलब किसी समस्या या विरोधी के तर्क को हूबहू और पूरी ताकत के साथ फिर से प्रस्तुत करना। बिल्कुल। शबर भाष्य भी यही स्पष्ट करता है कि महर्षि जैमिनी अपनी राय नहीं दे रहे हैं। वे बता रहे हैं कि अगर कोई तर्क दे कि व्यतिक्रम होने पर मूल वेद के अनुसार पाठ होना चाहिए, तो वो तर्क कैसा दिखेगा? ये तो बहुत ही शानदार तरीका है। इसे मैं एक पुल बनाने की प्रक्रिया से जोड़कर देख सकती हूँ। कैसे? जो कोई इंजीनियर एक नया पुल बनाता है तो वो उसे तब तक सुरक्षित घोषित नहीं कर सकता जब तक कि वो उस पर सबसे भारी वजन वाला ट्रक गुजारकर उसकी टेस्टिंग ना कर ले। अरे बहुत खूब। महर्षि जैमिनी यहाँ बिल्कुल वही क्रैश टेस्टिंग कर रहे हैं। वे अपने दर्शन के पुल पर विरोधी पक्ष का सबसे भारी तर्क रख रहे हैं, ये देखने के लिए कि क्या उनका सिद्धांत टिक पाएगा। हाँ, वे विरोधी को कमजोर साबित करके नहीं हराना चाहते, बल्कि वे विरोधी के तर्क को इतना मजबूत बना देते हैं कि खुद विरोधी भी कह उठे कि हाँ, मैं बिल्कुल यही कहना चाहता था। आपने इसे बहुत ही सटीक तरीके से पकड़ा है। प्राचीन भारतीय शास्त्रार्थ की यही सबसे महान परंपरा रही है। विरोधी का सम्मान करना। जी, शबर भाष्य और तंत्र वार्तिक बता रहे हैं कि उत्पत्ति का तर्क बहुत मजबूत है। ये अनुभाषण उस शंका को एक ठोस वैचारिक आकार देता है ताकि आगे बिना किसी छलावा के समाधान दिया जा सके। ये सच में गहराई से सोचने वाली बात है। आज के दौर में जब हम किसी से असहमत होते हैं तो उसकी बात पूरी सुने बिना ही अपना समाधान थोपने की जल्दबाजी में रहते हैं। बिल्कुल सही बात है। लेकिन यहाँ एक पूरे का पूरा सूत्र सिर्फ इस बात के लिए समर्पित है कि विपक्ष के तर्क को सम्मान मिले। तो अगर हम इस पूरे वैचारिक सफर को समेटें तो हमने देखा कि उत्पत्ति और वर्तमान स्थान के बीच भारी तनाव पैदा होता है। और मीमांसक इस उलझन को सुलझाने के लिए सीधे किसी नतीजे पर कूदने के बजाय अनुभाषण की तकनीक अपनाते हैं। और इस पूरी चर्चा को अगर हम आज के आधुनिक परिप्रेक्ष्य में रखकर देखें तो ये सिर्फ पुरानी पोथियों में बंद कोई विवाद नहीं है। बिल्कुल नहीं। आज की इस अत्याधुनिक डिजिटल दुनिया में भी हम बिल्कुल इसी व्यतिक्रम और अधिकार क्षेत्र के द्वंद्व से जूझ रहे हैं। ये बहुत ही दिलचस्प मोड़ है। आधुनिक दुनिया में ये प्राचीन द्वंद्व कैसे दिखाई देता है? आज के दौर में अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल नियमों को ही ले लीजिए। डेटा की भौगोलिक स्थिति का विवाद। डेटा की स्थिति मतलब इंटरनेट सर्वर वगैरह। हाँ, मान लीजिए किसी एक देश के नागरिक की निजी जानकारी किसी दूसरे देश में स्थित सर्वर व्यवस्था में सहेजी जा रही है। आजकल तो सारा डेटा क्लाउड पर होता है।
तो ये बहुत आम है। सही कहा। अब जब इन आंकड़ों को लेकर कोई कानूनी विवाद होता है तो कौन सा कानून लागू होगा? अच्छा, क्या उस देश का कानून जहां डेटा पैदा हुआ या उस देश का जहां सर्वर भौतिक रूप से रखा है? एकदम सटीक। जब किसी एक महाद्वीप का डिजिटल नियम किसी दूसरे महाद्वीप के सर्वर पर लागू होने की कोशिश करता है तो ये आधुनिक दुनिया का व्यतिक्रम ही तो है। अरे वाह, एक प्रणाली की जानकारी दूसरी प्रणाली के नियमों के आंगन में आ गई है। बिल्कुल। क्या हम उस जानकारी पर उसके उद्गम का नियम लगाएंगे या फिर उसके वर्तमान ठिकाने का नियम? ये तो बिल्कुल ऋग्वेद और यजुर्वेद वाले मंत्र के टकराव जैसा हो गया। हाँ। आज के अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार और डिजिटल व्यवस्था के निर्माता ठीक उसी अनुभाषण और व्यतिक्रम की गुत्थी को सुलझाने में लगे हैं, जिस पर शबरभाष्य और न्याय सुधा के मीमांसक सदियों पहले विचार कर चुके हैं। ये सचमुच में सोच को झकझोर देने वाला विचार है। एक ऐसा तार्किक द्वंद्व जिसने समय की सीमाओं को पार कर लिया है। मतलब चाहे हम ऋग्वेद की किसी ध्वनि तरंग को यजुर्वेद के अनुष्ठान में ले जाएं या फिर एक देश के उपयोगकर्ता की जानकारी को किसी दूसरे देश की डिजिटल तिजोरी में ट्रांसफर करें, समस्या एक ही रहती है। तुम जहां से आए हो, क्या तुम्हारी पहचान हमेशा वही रहेगी या जहां तुम आ गए हो तुम वहीं के नियमों में ढल जाओगे? हमारे सुनने वालों के लिए ये यकीनन एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। सोचने के लिए एक बेहतरीन विषय। अगली बार जब भी कोई दो अलग अलग नियमों या दो अलग डिजिटल व्यवस्थाओं को आपस में टकराते हुए देखे तो इस पर जरूर विचार करे कि वहां कौन सा नियम जीत रहा है, उत्पत्ति का या वर्तमान स्थान का। और ये भी कि क्या हमने विरोधी पक्ष के तर्क की क्रैश टेस्टिंग पूरी ईमानदारी से की है। बिल्कुल। इसी गहरे और विचारोत्तेजक दर्शन के साथ हम आज की इस विस्तृत डीप डाइव चर्चा का समापन करते हैं।